नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। जितने विद्यार्थी हैं वो जल्दी से जुड़ जाइए ताकि अपन है वो सेशन को स्टार्ट कर सकें। आज से हम है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट से टेस्ट सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रहे हैं। हमने जो 2500 क्वेश्चनों की ई बुक बनाई है उसको आपको रिवाइज कराने के लिए ये टेस्ट सीरीज है वो हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, सभी विद्यार्थी है वो जल्दी से लाइव जुड़ जाइए, और जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं और जो बहुत ही किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको भी आप है वो जोड़ सकते हैं ताकि उसको भी है वो इससे संबंधित बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपन है वो टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग में लिया जाता है? दीजिए जवाब। जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस काम में लिया जाता है? ठीक है, तो यदि अपन बात करें तो सबसे पहले जरा दृष्टि दोष का मतलब होता है बुढ़ापे के अंदर, यानी जब व्यक्ति बूढ़ा होता है तो उसको न तो नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। कहने का मतलब ये हो सकता है कि दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष यदि एक साथ हो रहे हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्विफोक्सी लेंस। ठीक है, जरा दृष्टि दोष के अंदर है वो द्विफोक्सी लेंस काम में लिया जाता है। आगे यदि अपन बात करें तो द्विफोक्सी लेंस से संबंधित एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विफोक्सी लेंस के अंदर नीचे का भाग जो होता है ना उत्तल होता है और ऊपर का भाग होता है वो क्या होता है? अवतल होता है। ठीक है, कई एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है द्विफोक्सी लेंस के अंदर नीचे का भाग है वो उत्तल होता है और ऊपर का भाग क्या होता है? अवतल होता है। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें तो अवतल लेंस का उपयोग है वो निकट दृष्टि दोष के अंदर किया जाता है। अवतल लेंस का उपयोग है वो निकट दृष्टि दोष में किया जाता है और उत्तल लेंस का उपयोग है वो दूर दृष्टि दोष के अंदर किया जाता है। ठीक है, और यदि बेलनाकार लेंस की बात करें तो इसका उपयोग है वो भेंगापन। ठीक है, भेंगापन या अपन कह सकते हैं कि जो दृष्टि वैषम्य होता है, दृष्टि वैषम्य होता है उसके अंदर है वो बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा होता है? अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा होता है? ठीक है, सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा होता है? ठीक है, सबसे पहले यदि अपन बात करें कि विद्युत ऋणी का मतलब क्या होता है? विद्युत ऋणी का मतलब ये होता है कि जो तत्व सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऐसे तत्व को हम बोलते हैं विद्युत ऋणी तत्व है। तो आप दीजिए जवाब। सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा होता है? क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन या लिथियम? दीजिए जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन जो होता है वो सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है। और यदि आपसे पूछे कि सबसे विद्युत धनी तत्व कौन सा होता है, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन करता है, तो वो होता है लिथियम। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें तो क्लोरीन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है। आपसे यदि पूछा जाए कि सुपर हेलोजन किसे कहते हैं, तो सुपर हेलोजन का मतलब होता है क्लोरीन। ठीक है, सुपर हेलोजन किसे कहते हैं? क्लोरीन को कहते हैं। ठीक है, आगे यदि आयोडीन का क्वेश्चन की बात करें तो आयोडीन का भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकमात्र अधातु जो चमकीली होती है, एकमात्र अधातु जो चमकीली होती है वो कौन सी होती है? आयोडीन होती है। एकमात्र अधातु जो चमकीली होती है वो आयोडीन होती है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। दो सतहों के बीच अनियमितता के कारण लगने वाला बल जो होता है उसको क्या कहते हैं? दीजिए जवाब। दो सतहों के बीच अनियमितताओं के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? ठीक है, दीजिए जवाब। देखिए, सबसे पहले यदि अपन बात करें अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल वो होता है जो बाहर से केंद्र की ओर लगता है। ठीक है, बाहर से जो केंद्र की ओर बल लगता है उस बल को अपन बल बोलते हैं क्या? अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। ठीक है, इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण होता है, आप कहते हो कि मोड़ के ऊपर मुड़ते समय कार के अंदर जो यात्री बैठे हैं उनका एक और झुकना। ठीक है, या अपन कह सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति होती है, या अपन कह सकते हैं कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है वो किसके कारण होती है? अभिकेंद्रीय बल के कारण होती है। ये इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। ठीक है, आगे यदि अपन अपकेंद्रीय बल की बात करें तो अपकेंद्रीय बल आप कहते हो कि नाभिक से बाहर की ओर जो बल लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं?
अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है वॉशिंग मशीन। आपसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वॉशिंग मशीन है वो किस बल पर कार्य करती है, तो वो होता है अपकेंद्रीय बल। ठीक है, तो दो सतहों के बीच लगने वाला बल जो होता है वो कौन सा होता है? घर्षण बल होता है। ठीक है, दो जो अनियमित सतह होती है उनके बीच में जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं? हमें घर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, आगे यदि अपन नाभिकीय बल की बात करें तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकृति में सबसे मजबूत बल जो होता है, प्रकृति में सबसे मजबूत जो बल होता है वो कौन सा होता है? नाभिकीय बल होता है। प्रकृति में सबसे मजबूत बल जो होता है वो कौन सा होता है? नाभिकीय बल होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। काला जार रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? ठीक है, दीजिए जवाब। काला जार रोग जो है वो किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? आगे यदि अपन बात करें सबसे पहले तो आपको सबसे पहले तो यही याद रखनी है कि काला जार जो रोग है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बताइए काला जार रोग का कारण होता है प्रोटोजोआ, जीवाणु, वायरस या कवक। ठीक है, तो यदि अपन बात करें काला जार रोग जो होता है वो होता है लिस्टमानिया के कारण। ठीक है, काला जार जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? लिस्टमानिया नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, अपन प्लाज्मोडियम को अच्छी तरीके से जानते हैं। प्लाज्मोडियम जो है वो जिम्मेदार है किसके लिए? मलेरिया के लिए। मलेरिया जो रोग होता है वो भी किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। और कौन से प्रोटोजोआ के कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ठीक है, और अपने को पता है कि मलेरिया की जो वाहक होती है वो कौन सी होती है? मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर। और अपन ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि खून चूसते हैं वो सिर्फ मादा मच्छर है वही खून चूसते हैं। नर मच्छर जो होते हैं वो तने के जो पादप होते हैं उनके तने के रस से पोषण प्राप्त करते हैं, लेकिन खून चूसने का कार्य किसका होता है? मादा मच्छरों का होता है। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें स्पायरोगायरा और कारा, तो ये दोनों क्या होते हैं? ये होते हैं शैवाल। स्पायरोगायरा और कारा दोनों क्या होते हैं? शैवाल होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। सीना बार किस धातु का आयशक है? बताइए भाई, सीना बार किस धातु का आयशक है? जिंक, कैल्शियम, पारा या लेड? दीजिए जवाब। सीना बार किस धातु का आयशक होता है? सीना बार। ठीक है, देखिए सीना बार का रासायनिक सूत्र होता है HGS। सीना बार का रासायनिक सूत्र होता है HGS। ठीक है, या इसको अपन बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, तो अपने को पता है Hg होता है किसका होता है? पारा का होता है। तो पारा का प्रतीक होता है Hg, तो सीना बार किसका आयशक हो गया? पारा का आयशक होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। किस पादप में कोशिकीय प्रसार सर्वाधिक पाया जाता है? किस पादप में कोशिकीय प्रसार है? पादप उत्तक में, और कोशिकीय प्रसार है वो सर्वाधिक पाया जाता है पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा को हम हिंदी में बोलते हैं मृदुतक। एग्जाम के अंदर सीधा का सीधा पेरेनकाइमा भी पूछा जाता है। ठीक है, स्केलेरेनकाइमा को हम हिंदी में बोलते हैं दृढ़ोतक। ठीक है, जाइलम को हिंदी में बोला जाता है दारू। बाकी एग्जाम में सीधा ही क्वेश्चन है वो जाइलम का जाइलम ही पूछा जाता है, बाकी जाइलम का हिंदी में नाम होता है दारू। ठीक है, और कोलेनकाइमा की यदि अपन बात करें तो इसको बोलते हैं स्थूलकोण उत्तक। स्थूलकोण उत्तक। ठीक है, तो आप बताइए किस उत्तक में कोशिकीय प्रसार है वो सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेरेनकाइमा। ठीक है, सबसे ज़्यादा कोशिकीय प्रसार है वो पादप उत्तक जिसमें पाया जाता है वो होता है पेरेनकाइमा। ठीक है, ठीक है, और अगर यदि अपन बात करें स्क्लेरेनकाइमा की तो इसको बोलते हैं दृढ़ोतक। और अपने को पता है ये पादपों को है वो मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, और जाइलम तो सभी जानते हो पादप के अंदर है वो जल व खनिज लवण का क्या करता है? परिवहन करता है। जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है। और कोलेनकाइमा है वो पादपों को लचीलापन प्रदान करता है। कोलेनकाइमा है वो पादपों को लचीलापन प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। आवर्त सारणी के किस वर्ग में अक्रिय गैसें हैं? दीजिए जवाब। आवर्त सारणी के किस वर्ग में है वो अक्रिय गैसें हैं? अपने को पता है अक्रिय गैसों को हम है वो निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं। अक्रिय गैसों को हमें निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं, और इनको अपन है वो उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं। उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप जवाब दीजिए। आवर्त सारणी के किस वर्ग में अक्रिय गैसें पाई जाती हैं? ठीक है, तो यदि अपन बात करें तो आप कहोगे 18वां जो वर्ग है उसके अंदर क्या पाई जाती है? अक्रिय गैसें पाई जाती है। और अपन कह सकते हैं इसके अंदर हीलियम है,
नियोन है, आर्गन है, जिनोन है, क्रिप्टोन है और रेडोन है। ठीक है, ये क्या होती है? ये होती है अक्रिय गैसें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। कौन सा पादप हार्मोन पादप को सूरज की रोशनी की तरफ मोड़ता है? दीजिए जवाब। कौन सा पादप हार्मोन है वो सूरज की रोशनी की तरफ है वो पादप को मोड़ता है? दीजिए जल्दी से जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सिन। ऑक्सिन जो पादप हार्मोन होता है वो पादप को सूरज की प्रकाश की तरफ मोड़ता है। आगे यदि अपन बात करें साइटोकाइनिन की, तो साइटोकाइनिन जो होता है वो कोशिका द्रव्य विभाजन में सहायक होता है। साइटोकाइनिन जो होता है वो कोशिका द्रव्य विभाजन में क्या होता है? सहायक होता है। जिबेरेलिन है वो तने की वृद्धि में सहायक होता है, तने की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है जिबेरेलिन। और इथाइलिन जो होता है वो कच्चे फलों को पकाने का कार्य किसका होता है? वो होता है इथाइलिन का। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सिन। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। मछली के हृदय में कितने कक्षक पाए जाते हैं? दीजिए जवाब। मछली का जो हृदय होता है उसके अंदर कितने कक्षक पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर है वो सीधा का सीधा पूछा जा चुका है, तो आप जल्दी से जवाब दीजिए। मछली के हृदय में कितने कक्षक पाए जाते हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 कक्षक पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। जब धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? दीजिए जवाब। जब धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? ठीक है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? अपने को पता है कि पानी के अंदर होता है H2O। ठीक है, और H2 के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है? H2, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन गैसें निकलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। दंत चिकित्सक द्वारा दांत को बड़ा करके देखने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। दंत चिकित्सक द्वारा दांत को बड़ा करके देखने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल, उत्तल, समतल या उभयावतल? दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है वो बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण जो होता है वो बड़ा और सीधा दर्पण बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। क्योंकि एग्जाम में कई बार सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि दंत चिकित्सक द्वारा दांत को बड़ा करके देखने में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ये बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। 100 वोल्टेज के बल्ब से 2 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न शक्ति कितनी होगी? दीजिए जवाब। 100 वोल्टेज के बल्ब से 2 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न शक्ति होगी। 100 वोल्टेज के बल्ब से 2 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न शक्ति होगी। ठीक है, देखिए अपने को बताया शक्ति ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है P बराबर VI। ठीक है, P बराबर है VI, यानी शक्ति बराबर होता है वोल्टेज गुणा विद्युत धारा, विभवांतर गुणा विद्युत धारा। तो ये हो गया P बराबर V का मान अपने को दे रखा है कितना? 100 इंटू एम्पियर दे रखा है 2, तो P बराबर हो जाएगा 200 वाट। 200 वाट। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 200। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। प्रकाश की किस परिघटना के कारण बादलों का रंग सफ़ेद दिखाई देता है? बताइए। प्रकाश की किस परिघटना के कारण है वो बादलों का रंग है वो सफ़ेद दिखाई देता है? अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन? दीजिए जवाब। ठीक है, वही घटना जिसके कारण अपन कह सकते हैं आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, वही घटना जिसके कारण अपने को समुद्र का रंग भी नीला दिखाई देता है। वही घटना जिसके कारण हमें सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग है वो लाल दिखाई देता है। ये वही घटना है। ठीक है, वही घटना जिसके कारण अपने को टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकीर्णन। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकीर्णन। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन है। ताज़े दूध का अम्लीकरण रोकने के लिए मिलाया जाता है? बताइए। ताज़े दूध का अम्लीकरण रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? नमक, बेकिंग सोडा, सिरका या लैक्टिक अम्ल? ठीक है, यानी अम्लीकरण का मतलब ये हो गया कि ताज़ा दूध जो होता है उसको खट्टा होने से बचाने के लिए, और उसके अंदर है वो क्या मिलाया जाता है? दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा जो होता है इसको अपन बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं या NaHCO3। बेकिंग सोडा
सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। किसी चालक का प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है? ठीक है, चालक वो होता है जो विद्युत धारा का चालन करता है। चालक वो होता है जो किसी भी विद्युत धारा का क्या करता है? चालन करता है। तो प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध वो गुण होता है जो विद्युत धारा का क्या करता है? विरोध करता है। तो बताइए आप, किसी चालक का प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है? ठीक है, अपने को पता है ओम के नियम के अनुसार आर समानुपाती होता है एल के, यानी लंबाई यदि बढ़ती है तो प्रतिरोध भी क्या करता है? बढ़ता है, और लंबाई यदि घटती है तो प्रतिरोध भी घटता है। तो लंबाई पे निर्भर करता है। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें तो आर व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट ए के, यानी यदि अनुप्रस्थ काट बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या करेगा? घटेगा, और अनुप्रस्थ काट बढ़ेगा तो प्रतिरोध है वो घटेगा। ठीक है, आगे यदि अपन तापमान की बात करें तो तापमान बढ़ने पर धातुओं का जो प्रतिरोध होता है वो तो क्या करता है? बढ़ता है। ठीक है, धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है, और अधातु या अपन कह सकते हैं अर्धचालक जो होती है, अधातु जो होते हैं, उनका प्रतिरोध क्या करता है? घटता है तापमान बढ़ने पर। ठीक है, तो किसी चालक का प्रतिरोध है वो इन तीनों पर ही निर्भर करता है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। रॉकेट को लॉन्च करने के लिए गति के किस नियम का उपयोग किया जाता है? दीजिए जवाब। रॉकेट को लॉन्च करने के लिए गति के किस नियम का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो यदि अपन बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा गति का तीसरा नियम, और गति के तीसरे नियम को अपन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। अधातु कौन सी अवस्था में पाई जाती है? दीजिए जवाब। अधातु जो है वो कौन सी अवस्था में पाई जाती है? ठोस, द्रव्य, गैस या सभी अवस्थाओं में? अधातु कौन सी अवस्था में पाई जाती है? ठोस, द्रव्य या गैस, सभी अवस्थाओं में। ठीक है, तो अपने को पता है कि अधातु जो धातुएं होती है वो अधिकांश धातु है वो ठोस होती है, लेकिन पारा एक ऐसी धातु होती है जो क्या होती है? द्रव्य होती है। लेकिन अधातु है वो ठोस भी होती है, द्रव्य भी होती है और गैस भी होती है, तीनों अवस्थाओं के अंदर ये पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? दीजिए, कौन सा अंग है वो शरीर के अंदर शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? अपने को पता है एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है इंसुलिन, और इंसुलिन हार्मोन है वो रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा अग्नाशय, क्योंकि ये हार्मोन है वो किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। केंचुआ व जोंक किस संघ के प्राणी हैं? बताइए, केंचुआ व जोंक किस संघ के प्राणी हैं? ठीक है, तो यदि अपन बात करें, सबसे पहले मैं ऑर्थोपोडा की बात करता हूँ। इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है। सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? ऑर्थोपोडा है, और इसके अंदर आते हैं कीट जितने भी है वो किसके अंदर आते हैं? ऑर्थोपोडा में। ठीक है, आगे यदि मोलस्का की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है वो मोलस्का है, और मोलस्का के संघ की विशेषता होती है कि शरीर है वो तो कठोर आवरण से ढका रहता है, और बीच में कोमल जीव है वो पाए जाते हैं। ठीक है, और केंचुआ और जोंक है वो किस संघ के प्राणी होते हैं? एनिलिडा संघ की विशेषता होती है, शरीर जो होता है वो खंड युक्त शरीर होता है, यानी ऐसे टुकड़ों के अंदर है वो बंटा हुआ शरीर। किसकी विशेषता होती है? वो होती है एनिलिडा की। और इकाइनोडर्मेटा के अंदर आती है तारा मछली। तारा मछली जो होती है वो किसके अंदर आती है? इकाइनोडर्मेटा के अंदर आती है। तो जोंक और केंचुआ वो किस संघ के प्राणी हो गए? एनिलिडा के हो गए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितनी होगी? बताइए, बताइए। किसी दर्पण की यदि वक्रता त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितनी होगी? दीजिए जवाब। ठीक है, तो अपने को पता है एक फॉर्मूला होता है R बराबर 2F। R बराबर 2F कहने का मतलब ये है कि वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी से क्या होती है? दुगुनी होती है। यदि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगुनी होती है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या से क्या हो गई? आधी, यानी F बराबर हो गया R/2, या अपन कह सकते हैं 6/2 बराबर ये हो गया 3। ठीक है, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। जब कोई प्रकाश की किरण जल से कांच में प्रवेश करती है तो उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए।
जब कोई प्रकाश की किरणें और जल से कांच में प्रवेश करती है तो उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यदि अपन बात करें तो जल है उससे कांच है वो ज़्यादा सघन होता है, जल से कांच ज़्यादा सघन होता है। तो यदि जल से कांच के अंदर जाएगी, यानी थोड़े से भीड़ छीड़ वाले इलाके से यदि भीड़ भाड़ वाले इलाके में कोई भी मान लो गाड़ी जाती है तो उसके वेग क्या होता है, कम होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जल से यदि कांच में जाएगी तो वेग क्या करता है, घटता है। ठीक है, क्योंकि कांच जो है वो जल से ज़्यादा सघन होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था। दीजिए जवाब। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा हेनरी मोजले। ठीक है, अपने को पता है डोबेराइनर ने दिया था त्रिक सिद्धांत। आपसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिक सिद्धांत किसने दिया था, तो त्रिक सिद्धांत दिया था किसने, डोबेराइनर ने दिया था। और न्यूलैंड ने दिया था कौन सा नियम है, अष्टक नियम है वो किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था। और मेंडलिफ ने है वो तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर है वो वर्गीकृत किया था। ठीक है, तो परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था, वो किया था हेनरी मोजले ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। यदि किसी व्यक्ति द्वारा 2 मिनट में 12,000 जूल कार्य किया जाता है तो खर्च की गई शक्ति कितनी होगी। दीजिए जवाब। यदि किसी व्यक्ति द्वारा 2 मिनट में 12,000 जूल कार्य किया जाता है तो खर्च शक्ति कितनी होगी। ठीक है, तो अपने को पता है एक फॉर्मूला होता है शक्ति बराबर कार्य बटा समय। कार्य करने की जो दर होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, शक्ति। और दर यदि अपने को किसी भी की निकालनी है तो कार्य में समय का भाग दे दिया जाता है। ठीक है, देखिए अपने को पता है कि समय की इकाई क्या होती है, सेकंड होती है। तो यहाँ अपने को क्या लेना है, 2 मिनट नहीं लेके 120 सेकंड लेनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12,000 बट्टे 120। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल होगी तो ये हो गया कितनी बार, 100 बार। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 100। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। एसिटिक अम्ल का साधारण नाम क्या होता है, बताइए। एसिटिक अम्ल को अपन है वो एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। एसिटिक अम्ल और एथेनोइक अम्ल है वो एक ही बात है दोनों। अब आप मुझे ये बताइए कि इसका साधारण नाम क्या होता है, सिरका, नमक, एल्कोहल या बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिरका। ठीक है, एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को हम क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। नर जनन कोशिका होती है, बताइए नर जनन कोशिका है इनमें से कौन सी होती है नर जनन कोशिका। वृषण होती है, शुक्राणु होते हैं, अंडाणु होते हैं या अंडाशय होते हैं। दीजिए जवाब। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए आप, नर जनन कोशिका कौन सी होती है। देखिए अपने को पता है कि शुक्राणु जो होती है वो क्या होती है, नर जनन कोशिका, और अंडाणु होते हैं मादा जनन कोशिका। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है तो वो होता है वृषण के अंदर, और अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय के अंदर होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्राणु। ठीक है, तो दोस्तों आज अपना जो ई बुक पर आधारित पहला टेस्ट था उसके 25 क्वेश्चन है वो मैंने आपको देखो करवाए हैं। आप जल्दी से बता दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। ठीक है, आप जल्दी से बता दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। ठीक है, और कल आपको है वो 101 से लेके 200 तक के क्वेश्चनों का है वो टेस्ट देना है। दोस्तों 25 दिन के अंदर आपको ये ई बुक है वो बिल्कुल से तैयार कर लेनी है। और मैं कहता हूँ साइंस आपके बहुत ही अच्छी है वो तैयार हो जाएगी हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। विशेष रूप से जो लोग सेंट्रल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की, एमटीएस की या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कामयाबी है वो इनके लिए साबित होने वाली है। ठीक है, तो जल्दी से आप बता दीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। जिन विद्यार्थियों के पास ई बुक नहीं पहुंची है वो हमारा जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल है स्मार्ट स्टडी साइंस पॉइंट, वहाँ से है वो ई बुक को है वो अभी सीधी PDF वहाँ पर डाल दी गई है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो जितने विद्यार्थी हैं उनको भी आप है वो शेयर कर दीजिए, जोड़ लीजिए, ताकि सबको है वो इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, और आपको लगे कि किसी भी प्रकार का इस क्लास में और सुधार होना चाहिए तो भी आप है वो कमेंट बॉक्स के अंदर है वो अपना सुझाव है वो दे सकते हैं। ठीक है, और आपको ये भी बताना है कि आपको ई बुक है वो कैसी लगी।
चलिए, और उसमें यदि किसी भी प्रकार की सुधार की हो, एक विद्यार्थी का सुधार आया था कि सर हमें है वो ई बुक टॉपिक वाइज है वो प्रोवाइड करानी चाहिए थी, तो ठीक है, तो इसी बात पे भी गौर किया जाएगा। अब भविष्य में भी जब भी अपन है वो इसका नया एडिशन निकालेंगे तो आपको और भी शानदार है वो देंगे, ठीक है। तो अभी आप इसके ऊपर है वो ध्यान दीजिए, 25 दिनों के अंदर है वो इसको आप एक बार कवर कर लीजिए, फिर आगे की योजना मैं आपको बताऊंगा। तो जो विद्यार्थी नहीं जुड़ रहे हैं उनको भी आप है वो जोड़ लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट के अंदर।